नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत बेहतरीन और जानी मानी किताब जिसका नाम है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी और इसे लिखा है मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने। क्या आप उन लोगों में से हैं जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं? क्या आप भी खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप व्यावसायिक जगत में फैले भ्रष्टाचार पर क्रोधित हैं, वॉल स्ट्रीट और बड़े बैंक से नाराज हैं, या फिर आप खुद से नाराज हैं कि आपने समय रहते अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर क्यों नहीं थामी? अर्थव्यवस्था के बारे में शिकायतें करने से आपका आर्थिक भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। यदि आप दौलत चाहते हैं तो आपको उसे बनाने की जरूरत है। आपको अपनी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित करके अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेने की जरूरत है, वो भी आज ही। और आप ये कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी मिलेगी आपको इस ऑडियो बुक में। इस किताब में आपको मिलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के नियम और तरीके। साथ ही आप जानेंगे कि कैसे आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं और उसे बचाकर भी रख सकते हैं। इस किताब में इस बात को भी समझाया गया है कि पैसा कैसे काम करता है और आप उन सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान पाएंगे जो आपको अपनी इच्छा से जीवन जीने में मदद करेंगी। इससे आपको अपने भविष्य को नियंत्रित करने और उसे संवारने की प्रेरणा मिलेगी। तब आप जान जाएंगे कि सोसाइटी के बनाए हुए घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये 21वीं सदी न सिर्फ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सही समय है, बल्कि शायद आज तक का सबसे बेहतरीन समय यही है। और कैसे इस समय का उपयोग करके आप अपने मजबूत भविष्य की नींव रख सकते हैं, ये भी जानेंगे आप इस ऑडियो बुक में। एक बार जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होने के सारे सिद्धांत सीख जाएंगे तो उसके बाद आसानी से एक ऐसा मजबूत आधार बना पाएंगे जो आपको आपकी जिंदगी में वो सब कुछ देगा जो आप हमेशा से चाहते थे। तो बिना देरी किए सुने इस बेहतरीन ऑडियो बुक को और आज ही शुरू करें अपने सपनों का सफर। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और आपकी नौकरी संकट में है, बशर्त आपकी नौकरी अब भी बची हुई हो। जरा ठहरें, क्या आपको पता है मैं ये बात बरसों से कह रहा हूं। जब मैंने ये कहा था तो ज्यादातर लोगों ने अनसुना कर दिया था। उनके कान तो तभी खुले जब इतना बड़ा विश्वव्यापी आर्थिक संकट धमक कर उनके सामने खड़ा हो गया। बहरहाल ये पुस्तक इस बारे में नहीं है कि हर चीज ठेले पर सवार होकर रसातल में क्यों और कैसी चली गई। ये तो इस बारे में है कि ये बहुत बुरी खबर बहुत अच्छी खबर में कैसे बदल सकती है, बशर्ते कि आपको इसका तरीका मालूम हो। व्यवसाय के बारे में मैंने दो लोगों से सीखा। मेरे पिता जो एक अति शिक्षित व उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी थे, और मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता जिन्होंने 8वें ग्रेड में पढ़ाई छोड़ दी थी तथा जो बाद में अपने दम पर करोड़पति बने थे। मेरे असल पिता जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे और बरसों की कड़ी मेहनत के बावजूद अंतिम वक्त में उनके पास कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता अंततः हवाई के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक बने। मैं इन दोनों को अपना गरीब डैडी और अमीर डैडी मानता था। मैं अपने असल डैडी से बहुत प्रेम करता था और उनका सम्मान भी। मैंने कसम खाई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूंगा ताकि जीवन में मेरे डैडी को जो अपमान और असफलता झेलनी पड़ी वो बाकी लोगों को न झेलनी पड़े। घर से बाहर कदम रखने पर मुझे सभी तरह के अनुभव हुए। नौसेना में भर्ती होकर मैंने वियतनाम में हेलीकॉप्टर चालक के रूप में सेवाएं दी। मैंने जेरोक्स कॉर्पोरेशन में भी काम किया। शुरुआत में तो मैं उनका सबसे बुरा सेल्स पर्सन था, लेकिन 4 साल बाद जेरोक्स छोड़ते वक्त मैं उनका सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन बन चुका था। जेरोक्स को अलविदा कहने के बाद मैंने करोड़ों डॉलर की कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां खड़ी की और अंततः 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गया ताकि अपना सपना पूरा कर सकूं, यानी दूसरों को यह सिखा सकूं कि घुट घुट कर औसत जीवन से संतुष्ट होने या समझौता करने के बजाय दौलत कैसे बनाई जाए और अपने सपनों का जीवन कैसे जिया जाए। अपने अनुभवों के आधार पर 1997 में मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी। इसने कम से कम कुछ पाठकों के दिलो दिमाग पर तो असर जरूर डाला होगा।
रिच डैड पुअर डैड न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर सूची के शिखर पर पहुंच गई और 4 वर्ष से भी अधिक समय तक वहीं बनी रही। इसे ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद मैं रिच डैड सीरीज की बहुत सी पुस्तकें लिख चुका हूं। हालांकि हर पुस्तक एक अलग पहलू पर केंद्रित है, लेकिन उन सभी का संदेश कमोवेश वही है जो उस पहली पुस्तक का था। और वही संदेश इस पुस्तक की भी बुनियाद है जिसे आप इस वक्त अपने हाथों में थामे हैं और सुन रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामे या फिर जीवन भर दूसरों के आदेशों का पालन करने की आदत डाल लें। आप या तो धन के स्वामी होते हैं या फिर इसके दास। विकल्प चुनना आपके हाथ में है। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे जीवन में ऐसे अनुभव और मार्गदर्शक मिले जिन्होंने मुझे सच्ची दौलत बनाने का तरीका सिखाया। फलस्वरूप मुझे जल्दी ही रिटायर होने में कामयाबी मिली और दोबारा कभी काम करने की कोई जरूरत नहीं रही। उस वक्त तक मैं अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा था। उसके बाद मैं आपका भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा हूं। पिछले 10 वर्षों से मैं सबसे प्रभावी और व्यवहारिक तरीके खोजने के प्रति समर्पित हूं जिनसे लोग ये सीख सकें कि सच्ची दौलत कैसे बनाई जा सकती है और 21वीं सदी में वे अपने जीवन का कायाकल्प कैसे कर सकते हैं। रिच डैड सीरीज की पुस्तकों के जरिए मेरे साझेदारों और मैंने कई प्रकार के उद्यमों तथा निवेश के बारे में लिखा है, लेकिन गहन शोध के इन वर्षों के दौरान मुझे एक खास बिजनेस मॉडल नजर आया। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुसंख्यक लोगों के सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना है और इसकी मदद से वे अपने आर्थिक जीवन, भविष्य तथा भाग्य की बागडोर थाम सकते हैं। एक और बात, जब मैं सच्ची दौलत कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं है। धन पूरी दौलत नहीं है, ये तो इसका एक हिस्सा मात्र है। सच्ची दौलत का संबंध जितना पैसे बनाने से है उतना ही उस व्यक्ति से भी है जो पैसे बना रहा है। इस पुस्तक में मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की जरूरत क्यों है और आपको कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। लेकिन मुद्दा आपके वर्तमान व्यवसाय या नौकरी को बदलना ही नहीं है। मुद्दा दरअसल यह भी है कि आप खुद को बदल लें। मैं आपको बता सकता हूं कि अपना आदर्श व्यवसाय खड़ा करने के लिए आवश्यक चीजें कैसे खोजें, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना भी विकास करना होगा। प्रकाश की किरण। 13 जुलाई 2009 के अंक में टाइम्स मैगजीन ने पेज 2 पर एक लेख छापा, रॉबर्ट कियोसाकी के लिए 10 सवाल। उनमें से एक सवाल यह था कि क्या इस उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां बनाने के अवसर मौजूद हैं। सवाल पढ़कर मेरे मन में पहला विचार तो यह आया कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। बाद में मैंने इसके जवाब में यह कहा, यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी उभर कर सामने आते हैं। उद्यमी दरअसल इस बात की परवाह नहीं करते कि बाजार की हालत अच्छी है या खराब। वे तो बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रक्रियाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है कि अब तो अवसर कम हो गए, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि वे पराजित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तमाम बुरी खबरें मालूम हैं। अच्छी खबर का इंतजार करें। देखिए, सच तो यह है कि इस मामले में बुरी खबर ही अच्छी खबर है। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने टाइम मैगजीन में कहा था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो उद्यमिता सर्द रात में लकड़ी के अलाव की तरह धधकने लगती है। सवाल, माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्यों में इसके अलावा क्या समानता है कि वे दोनों ही अरबों डॉलर के बहुत सफल व्यवसाय हैं तथा बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। उत्तर, वे दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुए थे। दरअसल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के आधे से ज्यादा कॉरपोरेशंस मंदी के दौर में ही शुरू हुए थे। ऐसा क्यों? जवाब सरल है। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छे पुराने जमाने की अमेरिकी उद्यमिता है अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में। जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं।
एक बात तो तय है कि मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार परिपक्व होता है। 5 वर्ष पहले जब मकानों के दाम आसमान छू रहे थे और कर्ज आसानी से मिल रहा था, तब कोई भूखा नहीं था। लोगों के पेट भरे हुए थे, वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बहुत कम लोग आमदनी के वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे थे। कर्मचारी अपनी कंपनियों के आर्थिक स्थायित्व के बारे में चिंतित नहीं थे और उन्हें यह चिंता भी नहीं सता रही थी कि आगे चलकर उन्हें कहीं नौकरी से न निकाल दिया जाए। लेकिन अब हर जगह छटनी का बोलबाला है। इसीलिए हर व्यक्ति को चिंता सता रही है कि भविष्य में न जाने क्या होगा। इसीलिए अब लाखों करोड़ों लोग पूरे होशो हवास में आकर अपनी आर्थिक स्थिति का दोबारा आकलन कर रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि यदि वे ऐसा सुरक्षित भविष्य चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें, तो उन्हें दूसरी वैकल्पिक योजना का सहारा लेना होगा। वास्तविकता यह है कि आज लोगों के मन में अतिरिक्त धन कमाने की पहले से कहीं अधिक भूख है। इस वजह से उनका दिमाग नए रास्तों के प्रति ज्यादा खुल चुका है और वे सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो चुके हैं। वास्तव में यह हालिया आर्थिक गिरावट के पहले भी सच था। 1980 के दशक से, खासतौर पर सर्दी बदलने के मोड़ से, लोगों के मन में अपने भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा बलवती हो रही है। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 2007 की रिपोर्ट 21वीं सदी के अमेरिका में कामकाज, उद्यमिता और अवसर में कहा था। करोड़ों अमेरिकी अपने छोटे व्यवसाय चलाकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं और उनमें से 67% नियमित रूप से या लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अर्थशास्त्री है, पॉल जेन पिल्जर। पॉल बहुत ही होनहार और सफल व्यक्ति हैं। वे सिटी बैंक के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने और करोड़ों डॉलर कमाने की खातिर उन्होंने बैंकिंग जगत को छोड़ दिया। उन्होंने कई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स लिखी हैं। यही नहीं, बचत और कर्ज का संकट गहराने के पहले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 2 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। वे ऐसे शख्स हैं जिनकी बात सुनने लायक होती है। पॉल का कहना है कि करियर संबंधी सांस्कृतिक मूल्यों में आजकल 180 डिग्री का पूर्ण परिवर्तन होने लगा है और पारंपरिक कंपनी का कर्मचारी तंत्र अब उद्यमी मार्ग के सामने घुटने टेक रहा है। पॉल कहते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारंपरिक बुद्धिमत्ता यह थी कि स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा हासिल करो और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करो। अपना व्यवसाय शुरू करने के विचार को प्रायः खतरनाक माना जाता था, शायद प्रशंसनीय लेकिन जोखिम भरा, और शायद थोड़ा पागलपन भरा भी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पॉल सही कहते हैं। मैंने जिस यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट का जिक्र किया है, वो एक गैलप पोल के निष्कर्ष की ओर भी संकेत करती है, जिसमें बताया गया है कि 61% अमेरिकी अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं। फ्रेस्नो रिसर्च फर्म डिसाइफर के एक अन्य सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनमें से 67% नियमित रूप से या लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये केवल आजीविका कमाने के बारे में नहीं है, ये तो हमारे जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी है कि हम कैसे जी रहे हैं। लोग अब जाग चुके हैं। अब वे अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। वे अपने परिवार से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, अपने समय के मालिक खुद बनना चाहते हैं, ऑफिस के बजाय घर पर रहकर कामकाज करना चाहते हैं, अपनी तकदीर की इबारत खुद लिखना चाहते हैं। डिसाइफर के अध्ययन में 84% लोगों ने कहा था कि यदि वे खुद अपने व्यवसाय के मालिक बन जाएं तो ज्यादा जोश से काम करेंगे। उन्होंने अपना काम खुद करने की इच्छा का सबसे बड़ा कारण क्या बताया? अपने कामकाजी जीवन के बारे में अधिक जोशीला बनना। दरअसल हो यह रहा है कि नौकरी की सुरक्षा का 20वीं सदी का मिथक हमारी आंखों के सामने धराशायी हो रहा है, जिसमें यह वादा किया जाता था कि किसी दूसरे के लिए नौकरी करना ही दीर्घकालीन, सुखद और संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग है। रोजगार का मिथक। परिस्थितियां अधिकांश लोगों के दिमाग में कई मिथ्याएं डाल देती हैं, जिस वजह से हम रोजगार को सामान्य मानने लगते हैं।
लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह सामान्य नहीं है। दरअसल कर्मचारी बनने की पूरी अवधारणा कुछ समय ही पुरानी है। कृषि युग में अधिकांश लोग उद्यमी थे। हाँ, वे राजा की जमीन पर काम करने वाले किसान जरूर थे, लेकिन राजा के कर्मचारी नहीं थे। राजा उन्हें तनख्वाह नहीं देता था। वास्तव में होता इसका उल्टा था। किसान राजा की जमीन का उपयोग करने के बदले उसे कर देते थे। ये किसान दरअसल छोटे व्यवसाय के उद्यमी रूप में अपनी आजीविका कमाते थे। वे कसाई का काम करते थे, बेकरी चलाते थे और मोमबत्तियां बनाते थे। उनका व्यवसाय पुश्तैनी था और उनकी संतानें भी बाद में वही काम करने लगती थी। पेशे से परिवार की पहचान कुल नामों या सरनेमों के जरिए आज तक चली आ रही है। स्मिथ गांव के लोहार का सरनेम था। बेकर बेकरी मालिकों का सरनेम था। फार्मर केवल खेती पर निर्भर परिवारों का सरनेम था। टेलर दर्जियों का सरनेम था और कूपर पीपे बनाने वालों का सरनेम था। औद्योगिक युग में काम करने वाले एक नए समूह कर्मचारियों की मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप सरकार ने जनता को शिक्षित करने का काम संभाल लिया और प्रशिया के तंत्र को अपनाया। आगे चलकर संसार के अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा तंत्र प्रशिया के इसी तंत्र के आधार पर बने। क्या आपने कभी सोचा है कि 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का विचार कहां से आया? मैं आपको बताता हूं ये कहां से आया। प्रशिया के राष्ट्रपति ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने 1889 में यह विचार दिया। वास्तव में बिस्मार्क की योजना 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष की उम्र में शुरू होती थी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 65 वर्ष की उम्र के बाद बूढ़े लोगों को पेंशन की गारंटी देने में बिस्मार्क की सरकार को ज्यादा आर्थिक जोखिम नहीं था। उस वक्त प्रशिया के नागरिक की औसत आयु लगभग 45 वर्ष ही थी। आज बहुत से लोग 80-90 वर्ष की उम्र के बाद भी इतनी अच्छी तरह जी रहे हैं कि इस वादे से संघीय सरकार अगली पीढ़ी में ही दिवालिया हो सकती है। जब आप प्रशिया की शिक्षा नीति के बुनियादी दर्शन पर शोध करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका उद्देश्य एक ऐसे सैनिक तथा कर्मचारी तैयार करना था जो हर आदेश का पालन करें और उनसे जो भी काम करने को कहा जाए वो बिना सोचे समझे चुपचाप कर दें। प्रशिया के तंत्र का लक्ष्य था बड़ी संख्या में कर्मचारियों का उत्पादन। 60 और 70 के दशक में अमेरिका, आईबीएम जैसी कंपनियों ने आजीवन रोजगार को नौकरी की सुरक्षा का स्वर्णिम पैमाना बना दिया। लेकिन 1985 के बाद स्वयं आईबीएम भी इस पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई। उसके बाद से ठोस और विश्वसनीय कंपनियों में आजीवन करियर बनाने की अवधारणा पूर्णतः धराशायी होती चली गई। जीएम की जैसी स्थिति है वैसी ही राष्ट्र की स्थिति है। इसके आधी सदी बाद हम देखते हैं कि जीएम की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका का पतन भी तय है? नहीं, लेकिन एक चीज का पतन तय है, कंपनी की सुरक्षा के मिथक और 40 साल की पेंशन योजना का पतन। उद्यमिता का बुखार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करना बुरी चीज है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यह आमदनी कमाने का केवल एक तरीका है और यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत ज्यादा सीमित है। इस वक्त हो यह रहा है कि लोग अब जागने लगे हैं और ये बात समझने लगे हैं। इन लोगों को, जिनमें आप भी शामिल हैं, ये एहसास होने लगा है कि वे जीवन में वाकई जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका उद्यमी बनने के मार्ग पर कदम रखना है। और वैसे मैं ही वो एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं जिसे यह दिख रहा है। आपने बैंकर टू द पुअर के लेखक मोहम्मद यूनुस का नाम सुना हो या नहीं, लेकिन ओस्लो की नोबल कमेटी ने उनका यह नाम अच्छी तरह से सुना है। सन 2006 में उन्हें तीसरी दुनिया के देशों के उद्यमियों को छोटे छोटे कर्ज देने की अवधारणा के लिए नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस कहते हैं कि सभी लोग उद्यमी होते हैं, दिक्कत यह है कि कई लोगों को यह जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उन्होंने ये बात 2007-2008 में अर्थव्यवस्था के धराशायी होने के पहले कही थी। तमाम बुरी आर्थिक खबरों के दौर में आज ज्यादा से ज्यादा लोग उस अवसर को सक्रियता से खोज रहे हैं जिसके बारे में यूनुस ने कहा था। उद्यमिता का बुखार तेजी से चढ़ता जा रहा है क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है उद्यमिता की सक्रियता बढ़ जाती है। दरअसल बुरे दौर में ही उद्यमी फलते फूलते हैं। कारण यह है कि अनिश्चितता के समय में ही हम आमदनी कमाने के दूसरे तरीकों की तलाश करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम अपनी कंपनी के भरोसे नहीं रह सकते तो हम अपनी परवाह खुद करने लगते हैं।
तभी हम ये सोचते हैं कि शायद ये अपने आरामदेह दायरे को तोड़ने और पैसे को कमाने के लिए रचनात्मक होने का समय है। यूएस फेडरल रिजर्व के एक सर्वे से पता चलता है कि उद्यमियों की औसत घरेलू नेटवर्थ पारंपरिक कर्मचारियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है। इसका अर्थ है कि इस बात की 5 गुना ज्यादा संभावना होती है कि इस मंदी से उद्यमियों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वे पहले से भी ज्यादा सशक्त होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया है। एक हालिया सर्वे का निष्कर्ष था कि अधिकांश अमेरिकियों को यह यकीन है कि उद्यमिता ही वर्तमान आर्थिक संकट सुलझाने की कुंजी है। सर्वे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अनुसार इतिहास ने बार बार दिखाया है कि नई कंपनियों और उद्यमियों की बदौलत ही कमजोर अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। कोई मजाक नहीं है जो अधिकांश अमेरिकी इस बात पर यकीन करते हैं। आशा है कि वे अपने सोफे पर पसरना छोड़ देंगे और इस बारे में सचमुच कुछ करेंगे। यह संभव है। हालांकि मैं इस बात की शर्त नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन हाल फिलहाल जिस कमजोर अर्थव्यवस्था को उद्यमिता के जरिए सशक्त होते देखने में मेरी सबसे ज्यादा रुचि है, वो आपकी अर्थव्यवस्था है। अधिकांश लोगों के लिए यह मुश्किल आर्थिक दौर हो सकता है, लेकिन कुछ उद्यमियों के लिए जिनका दिमाग इतना खुल चुका है कि वे उस बात को समझ सकते हैं जिसे मैं अगले कुछ अध्यायों में समझाने जा रहा हूं, यह आर्थिक संभावना से भरपूर दौर भी है। न सिर्फ यह खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय है, बल्कि वास्तव में इससे बेहतर समय कभी रहा ही नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। अगर यह सच है और यह 100% सच है तो केवल 2 ही प्रश्न रह जाते हैं। पहला, क्या आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है? यदि आपका उत्तर हां है तो दूसरा प्रश्न है कि आप किस राह पर चलें। मैं आपकी ओर से पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरी तरह से मालूम है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। यह पूरी पुस्तक इसी प्रश्न का उत्तर देने के बारे में है। आप कहां रहते हैं? तो आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हों या फिर संभवतः शिखर के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए हों। वैसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सीढ़ी पर कहां हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो वो है जिसे आप सीढ़ी पर चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने के पहले पूछना भूल गए। आपकी सीढ़ी रखी कहां है? जैसा स्टीफन आर कवी ने बताया है कि यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेजी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य केवल यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें, जिस पायदान पर हो वहीं रुक जाएं और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहां रखी है। और जहां यह है, यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो यह पता लगाएं कि आप उसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। आप जो पैसा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितना ज्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी ज्यादा संपत्ति है। क्या इन दोनों का कोई तालमेल? बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों बातें कुछ हद तक शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वो होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है, हर महीने लगभग $83,333 या प्रति सप्ताह लगभग $20,000, और गरीब वो होता है जो साल भर में $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा न करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता उसकी मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। पैसा आता कहां से है? दरअसल कैश फ्लो के 4 अलग अलग स्रोत होते हैं। हर स्रोत दूसरे स्रोत से बहुत अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को परिभाषित और तय करता है। चाहे आप कितना ही पैसा कमाते हों। रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 भिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। कई लोगों का मानना है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम की यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण यह है कि यह पुस्तक उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार हैं।
कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अर्थ है नकद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके पैसा कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम करें या अपने छोटे से व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा यह है कि उसमें 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं, दूसरे शब्दों में पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। ई से एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि छोटा व्यापारी, बी से बिजनेसमैन यानी कि व्यवसाय का स्वामी, और आई से इन्वेस्टर यानी कि निवेशक। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? दूसरे शब्दों में अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है? ई क्वाड्रेंट। हम में से अधिकांश लोग ई क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में शैशव काल से मृत्यु तक हमें यही प्रशिक्षण मिलता है कि हम ई क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिएं। मेरा संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मुझे मेरे गरीब डैडी यानी कि मेरे वास्तविक पिता ने मुझे सिखाया था, और जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा होगा। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। एस क्वाड्रेंट। कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट में पलायन कर जाते हैं। यही वो जगह है जहां लोग अपने दम पर कुछ करने और अमेरिकी सपने को साकार करने का निर्णय लेते हैं। एस क्वाड्रेंट में आमदनी के ढेरों जरिए होते हैं। जीवन की शुरुआत कर रहे किशोर फ्रीलांस बेबीसिटर या लैंडस्केपर से लेकर ऊंची आमदनी वाले वकील, परामर्शदाता और सार्वजनिक वक्ता तक सभी लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन आप चाहें $8 प्रति घंटा कमा रहे हों या $80,000 प्रति वर्ष, एस क्वाड्रेंट आमतौर पर एक सुनहरा जाल होता है। नौकरी छोड़ते वक्त शायद आपने सोचा होगा कि आप अपने बॉस के चंगुल से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ यह कि आपने सिर्फ बॉस बदला है। सही मायनों में आप अब भी कर्मचारी ही हैं। एकमात्र अंतर यह है कि अब जब आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देना चाहते हैं तो वो बॉस आप स्वयं होते हैं। एस क्वाड्रेंट में जीना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। यहां हर कोई आपको छीलने की कोशिश करता है। सरकार आपको छीलती है, सप्ताह में 1 दिन की कमाई आपको कर में देनी पड़ती है, आपके कर्मचारी आपको छीलते हैं, ग्राहक आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं और आपका परिवार आपकी आलोचना करता है क्योंकि आप काम से कभी छुट्टी ही नहीं लेते हैं। आप ले भी कैसे सकते हैं? अगर आपने छुट्टी ली तो आपका धंधा मारा जाएगा। आपके पास जरा भी खाली समय नहीं होता क्योंकि अगर आप खाली बैठे तो व्यवसाय में आमदनी नहीं होगी। सच्चे मायनों में एस का अर्थ होता है गुलामी। वास्तव में आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं हैं, आपका व्यवसाय आपका मालिक है। बी क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट वो स्थान है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं। एस व्यवसाय और बी व्यवसाय में अंतर यह होता है कि अपने एस व्यवसाय के लिए आप काम करते हैं, जबकि आपका बी व्यवसाय आपके लिए काम करता है। मेरे पास कई बी व्यवसाय हैं जिनमें निर्माण, रियल एस्टेट, खनन कंपनियां और कई व्यवसाय शामिल हैं। जो लोग बी क्वाड्रेंट में जीते और काम करते हैं उन पर मंदी का खास असर नहीं होता क्योंकि अपनी आमदनी के स्रोत पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। आई क्वाड्रेंट। ये रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे अमीर डैडी ने मोनोपोली खेल के जरिए मुझे आई क्वाड्रेंट में जीना सिखाया था और हम सभी जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। चाहे हरे मकान, एक लाल होटल, 4 हरे मकान, 1 लाल होटल। अब जरा मुझे यह स्पष्ट करने दें कि इन क्वाड्रेंट्स को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपने कितनी बार देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता है, फिर वो नौकरी बदल देता है, लेकिन कुछ साल बाद आपको दोबारा वही पुरानी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। मैं काफी समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है हर बार और खर्च बढ़ जाने के कारण यह बराबर हो जाती है।
मैं ये चीज करना चाहूंगा, लेकिन जीवन के इस दौर में दोबारा कॉलेज जाकर कोई नया पेशा नहीं सीख सकता। ये नौकरी घटिया है, मेरा बॉस घटिया है, जीवन घटिया है। ये और इन जैसी दर्जनों अन्य बातें बताती हैं कि व्यक्ति फंसा हुआ है। वैसे दरअसल वो किसी खास नौकरी में नहीं, बल्कि एक खास क्वाड्रेंट के चंगुल में फंसा हुआ है। समस्या यह होती है कि ज्यादातर मौकों पर जब लोग अपने जीवन में सचमुच कोई परिवर्तन करते हैं तो वे बस अपनी नौकरी बदलते हैं, जबकि उन्हें क्वाड्रेंट बदलना चाहिए था।